हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमें एक ऐसा करियर चूज़ करना चाहिए जिसकी वजह से हम लार्ज इम्पैक्ट बना पाएँ, लोगों की ज़्यादा मदद कर पाएँ एंड मैक्सिमम लोगों की ज़्यादा हेल्प कर पाएँ और ज़्यादा डिग्री में कर पाएँ। तो दैट मतलब वो हमारे लिए एक सबसे ज़्यादा खुशी देने वाला करियर हो सकता है। सो लेकिन अब करें क्या, किस एरिया में फ़ोकस करें, इस पे ये आगे बात करते हैं। तो ये बताते हैं कि हमें ऐसी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना चाहिए जो कि सबसे ज़्यादा नेग्लेक्टेड हैं। यानी बहुत सारे लोग अगर किसी प्रॉब्लम में ऑलरेडी काम कर रहे हैं और तो उसका मतलब है आप उस पे अपना इम्पैक्ट बड़ा नहीं डाल पाओगे, आपका इम्पैक्ट फिर छोटा ही रह जाएगा। आपको किसी ऐसे एरिया में काम करना चाहिए जिसमें अभी शायद लोगों का उतना ध्यान नहीं जा रहा है, बहुत सारे लोग उस एरिया में काम नहीं कर रहे हैं। तो उस वाले एरिया में आपको काम करने के लिए सोचना चाहिए। ठीक है, जैसे कि ये खुद के एग्जांपल्स देते हैं कि ये खुद जैसे यूके के रहने वाले हैं, तो यूके या जितनी भी डेवलप्ड नेशंस हैं वहाँ पे हेल्थ की स्थिति बहुत अच्छी है। तो उस केस में अगर आप एक डॉक्टर बनते हो तो उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल पाते हो, क्योंकि डॉक्टर यूजुअली देखा जाता है कि बड़ा सेवा का काम है, लेकिन वहाँ पे ऑलरेडी इतनी अच्छी डॉक्टर्स हैं, इतनी अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं कि अब अगर आप एक और व्यक्ति डॉक्टर बनता है तो शायद उसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो उतना अच्छा नहीं होता है। लेकिन एक एरिया मोस्ट नेग्लेक्टेड है कि भाई वहाँ पे अगर हम कोई व्यक्ति रिसर्चर बनता है और किसी चीज़ में रिसर्च करता है, जैसे कि मान लीजिए कि अभी कोविड-19 आया था और उसमें मिलियंस लोगों की लाइफ चली गई थी, तो उस केस में अगर कोई व्यक्ति रिसर्चर होता है और वो एक ऐसी वैक्सीन खोजता है जिसकी वजह से लोगों की लाइफ सेव होती है, तो वो कितना ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। तो दैट विल बी ये एक एग्जाम्पल था कि हमें किन एरिया में काम करना चाहिए जो कि ज़्यादा नेग्लेक्टेड है, ज़्यादा लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं और उसकी वजह से वही लार्ज स्केल, जैसे मैंने बताया कि अगर आप एक कोविड की वैक्सीन बनाते हैं या किसी भी इसी तरह से बीमारियों को फैलने से रोकते हैं, पेंडेमिक के लिए वैक्सीन्स वगैरह बनाते हैं, तो उस केस में आप बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल पाते हैं पूरी दुनिया पर। एंड वो प्रॉब्लम ऐसा नहीं हो कि सॉल्वेबल ही ना हो, प्रॉब्लम सॉल्वेबल होनी चाहिए और आपकी पर्सनल फिट से मैच होनी चाहिए, मतलब आपका थोड़ा नेचर वगैरह मैच होना चाहिए। अब आपको बायोलॉजी पसंद ही नहीं है, उस केस में आप रिसर्चर या वैक्सीन बनाने वाले नहीं बन सकते ना। या आपको मैथ्स का आपका एप्टीट्यूड है और आप जाके बायो का कुछ काम करो, तो ये नहीं हो सकता है। तो ये आपके मतलब पर्सनल फिट से भी मैच होना चाहिए। अब आता है कि ठीक है, ये हम समझ गए कि हमें किन क्षेत्र में काम करना चाहिए, कौन से एरियाज़ पे हमें फोकस करना है। लेकिन इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चीज़ है कि ठीक है, हम समझ गए कि क्या करना है, लेकिन हम कैसे करेंगे, मतलब क्या तरीका हो सकता है। तो ऐसा नहीं कि आप हमेशा यही तरीका नहीं है कि आप जाके डायरेक्टली कहीं जाके सेवा करने लगो या कुछ ऐसा काम करने लगो, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इसमें मेरी भी काफ़ी मतलब यहाँ पे क्लैरिटी आई मुझे भी, क्योंकि मैं पहले सोचती थी कि जो लोग बहुत ज़्यादा पैसे कमाने वाली जॉब में कर रहे हैं वो उनका क्या कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी को, बट ऐसा नहीं है। जैसे कि आप एक अच्छे एग्जांपल देते हैं कि आप एक बहुत अच्छा एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मान लीजिए कि आप एक बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आपका गूगल में हो जाता है या माइक्रोसॉफ्ट में हो जाता है, या आप डेटा साइंटिस्ट हो बहुत अच्छे, आपको बहुत ज़्यादा उसमें सैलरी मिलती है। उस केस में जब आप बहुत ज़्यादा सैलरी कमाते हो तो आप डायरेक्ट डोनेट कर सकते हो लोगों की। फॉर एग्जांपल जो बिल गेट्स हैं, बिल गेट्स का कोई भी ऐसा, आप बिल गेट्स कोई ऐसे तो इंसान नहीं कि सोशल कोई काम कर रहे हो, उनका बेसिकली इस पूरा काम कंप्यूटर का है। लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा डोनेट करते हैं। उन्होंने मलेरिया के लिए फाउंडेशन बना रखा है और काफ़ी सारे अलग अलग फाउंडेशंस बना रखे हैं जो उसमें वो डोनेशन के थ्रू काम करते हैं। तो उनके उन्होंने वो जो भी अर्न करते हैं, उनकी जितनी अर्निंग है उसकी वजह से वो चैरिटी के द्वारा लोगों की मदद करते हैं। तो ये एक ऑप्शन हो सकता है जहाँ पे आप अर्निंग टू गिव, यानी आप अर्न करते हैं लोगों की हेल्प करने के लिए, वो भी एक सेटिस्फैक्ट्री ऑप्शन है। वो कब आप चुनेंगे, जब आप उसके लिए गुड फिट हो सकता है कि मतलब सारे पर्सन्स को उतनी प्रोग्रामिंग नहीं अच्छी लगती हो, मे बी आप वो ऐसे पर्सन हो जिसको प्रोग्रामिंग अच्छी लगती हो, उस केस में आप वो गुड फिट हुए, आप अच्छे प्रोग्रामर हो, तो आपको उसी फील्ड में जाना चाहिए। आपको अगर स्किल बिल्ड करनी है
इसके अलावा आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम किस एरिया में करें। कभी आपको लगता है कि हेल्थ में काम अच्छा ज़्यादा हो जाएगा, कभी आपको लगता है एजुकेशन में काम करना चाहिए, आप अनसर्टेन हो, तो आप ये कर सकते हो कि आप उस जॉब को ज्वाइन करो जो कि ये जैसे कि ये प्रोग्रामर की जॉब हो गई या जो भी आपको आपके जो स्किल्स हैं उसके हिसाब से। एंड तो उस केस फिर आप अपनी मतलब आपको जो, अगर आप अभी अनसर्टेन हो तो आपको उस समय जो चीज़ सही लग रही है उसमें आप डोनेट करो। पर हाँ, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल भी एकदम से उसमें कुछ करेंगे नहीं। आपको कुछ कुछ अपने जो जैसे कि 10 से 15 आपको परसेंट एटलीस्ट रेगुलरली डोनेशन के लिए आपका जाना चाहिए। आपको रेगुलरली लोगों की हेल्प करने के लिए अपने सैलरी में से देना चाहिए। एंड आगे चल के जब आप, हो सकता है कि आप शिफ्ट कर जाओ वो जो कि पूरी तरह से सोशल वर्क के क्षेत्र में आप शिफ्ट कर सकते हो आगे जाके, ठीक है। सेकंड एक चीज़ है वो है, ये बताते हैं कि एडवोकेसी। एडवोकेसी का मतलब होता है कि जो प्रेसिंग प्रॉब्लम्स हैं वर्ल्ड की, जितनी भी दुनिया भर में इतनी समस्याएं हैं उसके लिए आप लोगों को अवेयर करो, ठीक है। उसमें आप लोगों को अवेयर करो। जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि ग्रेटा थनबर्ग का बड़ा नाम है, तो वो क्या कर रही हैं, वो कोई डायरेक्टली कोई रिसर्च नहीं कर रही हैं या ऐसा कुछ काम मुझे मतलब समझ में नहीं आता कि वो कर रही है, लेकिन हाँ वो एक काम कर रही है कि वो एडवोकेसी कर रही हैं कि लोगों को कि भाई आप लोग पर्यावरण के लिए काम करें, वो लोगों के लिए अवेयरनेस ला रही हैं पर्यावरण के लिए। तो ये एक काम है, ठीक है। तो एडवोकेसी भी आप कर सकते हैं, मतलब आप जो प्रेसिंग प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए आप दूसरों को, तो क्या मतलब ये चीज़ कई बार इसको बड़े नेगेटिव सेंस में देखा जाता है, पर ये नेगेटिव नहीं है। इससे आप कई सारे लोगों को चीज़ों के लिए अवेयर कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग जो होंगे अगर वेगन हो जाएंगे, अगर आप लोगों को वेगन होने के लिए अवेयर करेंगे तो जानवरों पे अत्याचार कम होगा। मतलब इस तरह से कई सारे ऐसे इश्यूज हैं जो कि आप मतलब ये इस चीज़ को सर्च कर सकते हैं एंड लोगों को अवेयर कर सकते हैं। थर्ड जो इशू है वो है रिसर्च का। रिसर्च में भी एक क्योंकि रिसर्च में काफ़ी कम लोग जाते हैं। और एडवोकेसी का ये है हाँ कि आप एक जॉब के साथ भी कर सकते हैं। आप शाम को जॉब कर मतलब दिन में आप आपका जो भी जॉब है वो करिए एंड फिर शाम को आके आप अपने एक साइड प्रोजेक्ट की तरह में भी आप लोगों को ब्लॉग लिख के या वीडियो बना के अवेयर कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है रिसर्च, जैसे कि मैंने ऊपर का रिसर्च का एग्जाम्पल दिया कि रिसर्च की कितनी ज़रूरत है। और बड़ी बात यह कि नेग्लेक्टेड एरिया है, कि हेल्थ का क्षेत्र है, शिक्षा है, बहुत सारे ऐसे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे अच्छी रिसर्च की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो रिसर्च के थ्रू भी आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं। देन आता है डायरेक्ट वर्क। डायरेक्ट वर्क ये होता है कि आप जाके मतलब डायरेक्ट जो लोगों के बेनिफिट के लिए काम करिए। तो लेकिन इसमें ये इशू है कि आजकल इनकी बुक के हिसाब से कि बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पर फंड्स की कमी है, एक्चुअल में टैलेंट की कमी नहीं है। मतलब काम करने वाले लोग तो बहुत ज़्यादा हैं, तो लेकिन पैसा देने वाले लोग नहीं हैं। और इसलिए आपको उस केस में आपको अर्निंग टू गिव करना चाहिए, मतलब आपको अधिक पैसे कमा के वहाँ फंड दे सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ पे अच्छे लोगों को काम करने की ज़रूरत है। तो अगर आप कोई ऐसा एरिया ढूंढ पाते हैं जहाँ पे अच्छे लोगों की ख़ास तौर पे ज़रूरत है, तो डेफिनेटली आप डायरेक्ट वर्क भी कर सकते हैं। डायरेक्ट ये 4 तरीके हैं जो कि आप जिनके थ्रू आप अपना जो है प्रेसिंग प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस कर सकते हैं दुनिया की। फिर आता है कि भाई ये तो ठीक है कि समझ गए हम कि कौन सा इशू मतलब किस तरह से कर सकते हैं, लेकिन हम मतलब कैसे करें। तो हो सकता है कि आप सारी चीज़ों को एक साथ कर सकते हैं। फिर हो सकता है कि प्रॉब्लम के अनुसार, जैसे कोई प्रॉब्लम होती है उसमें लोगों को अवेयरनेस तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दिया ब्रेस्ट कैंसर का, तो ब्रेस्ट कैंसर के बारे में अवेयरनेस अब लोगों को काफ़ी ज़्यादा हो गई, अवेयरनेस प्रोग्राम बहुत चलाए गए हैं, लेकिन इस फील्ड में कोई रिसर्च नहीं है। कोई रिसर्च किस करने की, कैसे ठीक हो, इसमें क्या हेल्प हो लोगों की, तो रिसर्च की ज़्यादा ज़रूरत है अभी। फिर और एक और चीज़ कि आप जिस फील्ड में ज़्यादा अच्छा कर पाओ, जिस फील्ड में आपके पर्सनली ज़्यादा आप पर्सनली जिस फील्ड में ज़्यादा अच्छा कर पाओ वो ज़्यादा अच्छा है। कि आप गुड हो, आप अगर एक्सेप्शनल हो किसी भी फील्ड में, इन चारों में से कोई भी तरीके में आप बहुत अच्छे हो, तो आप डेफिनेटली उस फील्ड को चुनो। जैसे कि अगर मतलब ये गुड होना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप कहीं पे भी अच्छे होगे ना, तो उससे लोगों का हेल्प होने वाला है, ठीक है।
कुछ ये कॉमन मिस्टेक्स बताते हैं जो कि एक करियर चुनने में व्यक्ति करते हैं, कि वो अपनी जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं कि कोई सोशल किसी को मतलब ये बात समझ में आ गई कि हाँ उसको सोसाइटी पे इम्पैक्ट के लिए काम करना है, तो ये वो लोग ये करते हैं कि वो डायरेक्ट काम करने चले जाते हैं, लेकिन अपने में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तो ये है कि अपने में इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके लिए अभी मैं आगे बताती हूँ। और अपना एक फ्लेक्सिबल करियर नहीं बताते हैं, इसको बताते हैं थोड़ा कि कैरियर कैपिटल, इसका मतलब यही हुआ कि वो कैरियर कैपिटल नहीं बनाते हैं। कैरियर कैपिटल का मतलब हुआ कि कैरियर कैपिटल एक नया कॉन्सेप्ट जो मैंने, नया तो नहीं है मतलब इस बुक के थ्रू मैंने सीखा है, वो है कि जो स्किल्स होती हैं आपकी, अलग अलग स्किल्स जो कि एक कैरियर में आप बनाते हो, एक कैरियर में आपको सीखने को मिलती है। जैसे कि अगर आप कोई अगर मार्केटिंग, कोई एक जॉब करते हो, वहाँ आपका मार्केटिंग का रोल है, लोगों से बात करनी है, तो वो मार्केटिंग की स्किल होती है, कम्युनिकेशन की स्किल होती है। ठीक है, ऐसे ही अगर आपकी जो कुछ और स्किल्स होती हैं, जैसे प्रोग्रामर है कोई, तो उसकी प्रोग्रामर की स्किल है। फिर आता है कनेक्शंस, कितने लोगों से आपका मतलब लोग, कितने लोगों को आप जानते हो जो उस फील्ड में काम कर रहे हैं, अलग अलग फील्ड्स के कितने लोग जानते हैं, तो जो कनेक्शन होता है उसका भी काफ़ी ज़्यादा रोल होता है। मतलब कितने लोगों से आप को पहचानते हो जो कि आपके काम आ सकते हैं, आपके जो भी आपका जो आपका प्रोजेक्ट है, जो प्रॉब्लम पे आप काम करना चाहते हो, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कितने लोगों से आप जुड़ सकते हो। फिर आता है क्रेडेंशियल, कि आपका जो काम है, आपने जैसे कि क्रेडेंशियल का मतलब हुआ कि आप कितने अच्छे तरीके से अपना काम कर पा रहे हो। तो जैसे अगर मान लो कि मैं एक ऑथर हूँ, तो मैं कितना अच्छा बुक लिख पाती हूँ, मेरे जो ब्लॉग्स होंगे वो मेरे क्रेडेंशियल है। ठीक है। फिर होता है रनअवे। रनअवे का मतलब होता है कि आपके पास कितना पैसा अभी है, अगर आप जॉब नहीं मतलब आपकी, अगर आप आज की डेट में अगर जॉब छोड़ दो तो आपके पास 6 महीने या 12 महीने तक के लिए कितने रुपए आपके पास रह पाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके करियर का कैपिटल हैं। और ये कैपिटल ऐसी चीज़ें हैं कि आपने अगर एक जॉब को आज छोड़ा तो वो कहीं और भी काम आ सकती है। मतलब स्किल आपने मार्केटिंग की सीखी, मार्केटिंग की स्किल, आप मान लो कि आप एक कंपनी के लिए काम कर रहे थे, वहाँ मार्केटिंग कर रहे हो। ठीक है, वहाँ मार्केटिंग की स्किल आप सीख रहे हो। कल की डेट में आप हो सकता है कि एक एनजीओ के लिए काम करो जो वुमेन लोगों की सेफ्टी पे काम कर रहा हो, और उस सेफ्टी में आपको मार्केटिंग की ज़रूरत हो, तो आपने जो मार्केटिंग की स्किल अपने कंपनी में वहाँ पे सीखी थी वो आपके सोशल वर्क में काम आई। ठीक है, तो इसलिए करियर कैपिटल का होना भी ज़रूरी होता है। अगर आप जो भी करियर आपको बनाना हो ना, तो उसमें आपकी कि आपको, और स्पेशली अगर आप एक अर्ली एज में हो, अगर आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है कि हम कौन सा काम करें, कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करें, तो बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने की बजाय अपनी स्किल को बढ़ाने पे काम करना चाहिए, अपने कैरियर कैपिटल को बढ़ाने पे, इन चारों चीज़ों को बढ़ाने पे काम करना चाहिए। सेकंड है कि आप कई जो दूसरी प्रॉब्लम लोगों में होती है वो है कि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होना। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है, कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम स्विच नहीं कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि हम ऐसी चीज़ सीखें जो कि ऐसा करियर चुनें जो कि फ्लेक्सिबल हो। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मान लो कि मैंने टीचिंग चुन लिया, टीचिंग के बाद में अगर मैं चाहूँ कि मतलब टीचिंग मान लो चुन लिया, तो और मैं फिर सिविल सर्वेंट बनना चाहूँ तो वो नहीं हो पाएगा, वो चीज़ फ्लेक्सिबल नहीं होगी, मतलब वो उसके बाद मुझे एग्ज़ाम देना पड़ेगा। लेकिन अगर एज अ सिविल सर्वेंट मैं सिविल सर्विसेज को चुन के मतलब उसमें बन जाती हूँ, और उसके बाद मुझे टीचिंग में जाना हो, तो वो चीज़ फ्लेक्सिबल है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फ्लेक्सिबिलिटी का ऑप्शन देखना होगा। इसको एक और एग्जांपल देते हैं कि जैसे कोई है व्यक्ति, वो फिलॉसफी में पीएचडी है। ठीक है, फिलॉसफी में उसने पीएचडी कर लिया, बट उसके करियर की फ्लेक्सिबिलिटी उतनी नहीं है, क्योंकि उसका जो दायरा है वो फिलॉसफी तक लिमिट हो गया, वो आगे दूसरे क्षेत्र में शायद उतना काम ही ना आ पाए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति डेटा साइंस में उसने कुछ किया है, डेटा साइंस में कुछ किया है, तो वो फ्लेक्सिबल करियर है उसका। वो फ्लेक्सिबिलिटी जो डेटा साइंस है, क्योंकि वो सरकार को भी डेटा साइंस में काम करना है, एनजीओज़ को भी काम करना है, तो हर क्षेत्र में काम आ रहा है, तो यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी की बात आ जाती है। ठीक है, अब आती है बात करियर कैपिटल का। हमने बात कर लिया कि और करियर कैपिटल को आप कैसे बढ़ा सकते हो, अलग अलग स्किल्स को गेन कर सकते हो। कई जगह प्रोग्रामिंग वगैरह सिखाते हैं, बूट कैंप्स होते हैं, उनमें आप सीख सकते हो। प्रोफेशनल मतलब अलग अलग जगह से आप ये चीज़ों को सीख सकते हो। एंड
अब आता है बात कि कैसे मतलब चूज़ करें, प्रैक्टिकल लेवल पे कैसे चूज़ करना होता है। तो उसमें ये बताते हैं कि आपको एक बहुत ही एक बिग लिस्ट बनानी होती है, और उन लिस्ट में आपको उन प्रॉब्लम्स पे को लिखना होता है जिस पे आपको काम करना होता है। फिर उन प्रॉब्लम को अपने अपने हिसाब से, इन सारे क्राइटेरियाज़ के हिसाब से, किस में आपका ज़्यादा कैरियर कैपिटल है, किस में आप ज़्यादा इम्पैक्ट बना पाओगे, कहाँ पे आपको एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट मिल जाएगा, उसके हिसाब से आप रैंक करो और एक करियर को उनको चूज़ करो, ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद भी आगे का स्टेप वो बताते हैं कि ये तो हो गया, लेकिन आप सीधे जाके कहीं जंप नहीं कर जाओगे। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि टेस्ट करने की बात करते हैं बजाय कि जंप करने की। लोग सोचते हैं कि, लोग क्या करते हैं कि वो इमेजिन करते हैं कि हम इमेजिन करके देखते हैं कि यार कैसा होगा, मतलब, लेकिन ये गलत तरीका है, सोच के नहीं पता चल पाता है, ठीक है ना। गट फीलिंग को फॉलो करके, ना पैशन, या मतलब इस तरह से पता नहीं लग पाता है। ये जो एक तरीका बताते हैं, जो चीप टेस्ट है वो करने का, ये है कि सबसे पहले आप गूगल करो, और गूगल पे आपको 1-2 घंटे में देखो, मतलब गूगल पे इस जॉब का रिव्यू लो कि भाई मान लो कि आपको बनना है डेटा साइंटिस्ट, तो आपने डेटा साइंटिस्ट गूगल पे किया, एंड आपको 1 2 3 मतलब कुछ उसके गूगल के बेसिक रिव्यूज़ लोगों ने दे रखे होंगे उस जॉब के बारे में कि क्या है कैसे नहीं। उसमें आपको एक पहला स्टेप ये होगा कि वो 1-2 घंटे में आपका ये काम हो जाएगा, जो भी आपको बेसिक चीज़ें पता चल जाएंगी। फिर उस करियर में कोई व्यक्ति जो होगा, जो काम कर रहा होगा, जिसको इंटरनल डिटेल्स पता होंगी चीज़ों की, जो और आज के रिलेवेंट प्रॉब्लम्स को जानता होगा, उस व्यक्ति से आप बात करो, यहाँ पे 2 घंटा लगेगा। इसके बाद से आप कम से कम 3 और व्यक्तियों से इस तरह के जो होंगे उनसे बात करो, और उस चीज़ से संबंधित कोई एक बुक पढ़ो जहाँ पे आपको 20 घंटे लगेंगे। एंड उसके बाद आपको 1 से 4 आवर्स का वीक में आपको कहीं पे जाके वॉलंटियर करना है, जहाँ पे आपको ये देखना है, जो आप प्रैक्टिकल जाके देखो कि लोग कैसे काम करते हैं। एंड फिर लास्ट में जो स्टेप आता है कि आपको कोई शॉर्ट टर्म इंटर्नशिप वहाँ पे अगर मिल रही है, 2 महीने से लेकर के 24 महीने की, तो उस इंटर्नशिप को करो। तो इस तरह से आपका सारी चीज़ें प्रैक्टिकल लेवल पे हुई, आपने लोगों से बात की, आपने काम को देखा और आपने काम किया। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि आपको ये चीज़ करना भी है कि नहीं करना होगा। ये चीज़ आपका टेस्टिंग, स्पेशली जो लोग अभी कम एज के, जिनके पास टाइम है, वो लोग इस बात को आराम से इस चीज़ को कर सकते हैं। फिर कुछ और छोटी छोटी सी चीज़ें मैं और बताई हैं कि अगर आप किसी भी प्राइवेट इंडस्ट्री में देख रहे हो, तो वहाँ पे आपको रिज्यूम से ज़्यादा, आप अपना रिज्यूम भेजते रहोगे तो रिज्यूम पे होने वाला जो सिलेक्शन रेशियो है वो बहुत कम होता है। दे डोंट सी द रिज्यूम, वो आपको कनेक्शन के आधार पर जॉब देते हैं कि आप जितने ज़्यादा लोगों को जानते हैं। जो बेसिक इनका क्राइटेरिया होता है कि अगर कोई व्यक्ति है वो आपको रिकमेंड करे कि हाँ ये व्यक्ति है, मैंने इसका देखा था काम और ये काम ठीक ठाक करता है, तो उस केस में वो आपको ज़्यादा लेने के चांस होंगे, बजाय कि आप रिज्यूम देखो। तो आपको मतलब कनेक्शन पे ज़्यादा ध्यान देना होता है। इसके अलावा आप फ्री वर्क कर सकते हो, जैसे कि अगर आपको एक कोई सॉफ्टवेयर को बिल्ड करो, या अपना अगर आप मतलब आप अपना कंटेंट राइट कर सकते हैं, तो आपने अपने वर्क सैंपल से भी लोग को आप यू कैन गेट द जॉब। एंड थर्ड इज़ कम्युनिटी, ज्वाइनिंग डिफरेंट कम्युनिटी इज़ ऑल्सो वेरी हेल्पफुल। आपको मतलब उस फील्ड में जो भी कम्युनिटीज़ होती हैं, उस फील्ड से के कम्युनिटीज़ को ज्वाइन करने से, मतलब आप अलग अलग लोगों से ज्वाइन कर से आपका कनेक्शन बिल्ड होता है, जो कि सेम वैल्यूज़ से काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक इन्होंने जो कॉन्सेप्ट बताया है वो है इफेक्टिव एल्ट्रुइज़म का। इस मतलब मेनली इनके लिए ये है कि करियर में जो आपको काम करना है वो इफेक्टिव एल्ट्रुइज़म पे है, और इसके लिए इन्होंने इनका ये ब्लॉग भी है, इसी साइट के नाम से, इफेक्टिव एल्ट्रुइज़म के नाम से ब्लॉग भी है, जहाँ पे इससे संबंधित काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई हैं, और उनकी कम्युनिटी भी है, तो उस पर आप जाके देख सकते हैं कि क्या क्या है। और तो ओवरऑल मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ें लगी, काफ़ी अच्छी ये बुक लगी, क्योंकि मतलब मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा कि मतलब एक ऐसी बुक लगी जो कि मुझे लगा कि हाँ ठीक है, एज आपको अगर आप प्रिपरेशन भी कर रहे हो तो एज ए एस्पिरेंट भी ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि इससे कम से कम ये होता है कि आपका माइंडसेट थोड़ा सा विजनरी हो जाता है। अभी क्या होता है कि हम लोग जब प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो अपने आप को सोचते हैं कि अरे यार हम बड़े विक्टिम हैं, या हमारा क्या होगा, तो अपने तक रहती है चीज़ें। बट अगर आप दुनिया के प्रॉब्लम के बारे में सोचोगे, आप ये सोचोगे कि हम पावर्टी पे कैसे काम कर सकते हैं, हम हंगर पे कैसे काम कर सकते हैं, आपके अगर ये थॉट प्रोसेस होगी ना, तो आपका मोटिवेशन ही अलग लेवल का होगा। आपको मतलब
क्लैरिटी हो जाएगी कि हाँ करना है तो क्यों करना है। और जब आप देखोगे कि अरे यार मेरा करियर कैपिटल कैसे बनना है, अगर मैं इस तरह से नहीं कर सकता हूँ तो कैसे उस फील्ड में कोई और तरीके से कर पाऊँगा। तो एक जो डर भी होता है कि नहीं हुआ तो क्या होगा, तो वो चीज़ें भी नहीं हो जाएंगी, क्योंकि आपका विज़न काफ़ी क्लियर होगा कि मुझे करना है तो क्यों करना है और किस फील्ड में काम करना है। अगर आप इस थॉट प्रोसेस के साथ चलते हो ना कि मुझे अपना एक विज़न लेके जाना है वहाँ पे और मुझे ये प्रॉब्लम पे काम करना है, तो आप उन सारे एस्पिरेंट्स से अलग हो जाते हो जो सिर्फ ये सोचते हैं कि हमारा कब होगा, कैसे होगा, क्योंकि उनसे आप एक कदम आगे हो। ठीक है, क्योंकि आपने प्रॉपर एक विज़न को सोचा और आपको फिर एग्ज़ाम के लिए भी उतना डर नहीं लगेगा। आपको लगेगा कि हाँ मैं एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, मेरे जीवन के 80,000 घंटे कहीं लगने वाले हैं, तो मैं उसमें लॉन्ग टर्म चीज़ पे काम कर रहा हूँ। सो ये थी इस बुक की समरी। आई होप कि आपको पसंद आया होगा और आप ट्राई करना। तो इनका शायद अगर आप इनके ब्लॉग पे जा सको तो उस पर शायद मे बी यू वुड ऑल्सो गेट द बुक फॉर फ्री। और मुझे ऐसा लगता है कि मतलब कि इस बुक को खुद से थोड़ा पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी रिसर्च और एक्सरसाइज वगैरह दे रखी हैं, तो पर्सनल सबके लिए शायद अलग अलग फाइंडिंग्स हो सकती हैं। एंड इसके अलावा जो इफेक्टिव एल्ट्रुइज्म वाला इनका ब्लॉग है उसको आप विज़िट कर सकते हैं और 80,000 आवर्स इनका जो ब्लॉग है उसको विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू।